कहते हैं घर बाहर वाले कम अंदर वाले ज़्यादा बर्बाद करते हैं। और डीसी मूवीज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। डीसी के डाउनफॉल का कारण मार्वल नहीं था बल्कि वार्नर ब्रदर्स खुद था, जो कि डीसी की पेरेंट कंपनी है जैसे कि मार्वल की डिज्नी। डीसी मूवी का डाउनफॉल शुरू हुआ जैक स्नाइडर के एग्जिट के बाद से। जब कमांड जैक स्नाइडर के पास थी तब उन्होंने मैन ऑफ स्टील जैसी फाइनेंशियली सक्सेसफुल मूवी दी, जिसने 225 मिलियन के बजट पर वर्ल्ड वाइड 670 मिलियन कमा कर दिया। मैंने फाइनेंशियली इसलिए कहा क्योंकि कुछ क्रिटिक्स को मूवी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। ऑडियंस के बीच में भी मिक्स रिव्यूज थे। किसी को मैन ऑफ स्टील मास्टरपीस लग रही थी और किसी को उसका डार्क टोन पसंद नहीं आ रहा था। उस वक्त तक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव सुपर हीरो मूवीज के लिए पूरी तरह से चेंज हो गया था। मार्वल अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी एक्शन स्टोरी टेलिंग के साथ बॉक्स ऑफिस, क्रिटिक्स और ऑडियंस के बीच में झंडे गाड़ रहा था। मार्वल उस टाइम पर फेज 1 कंप्लीट कर चुका था। जैक स्नाइडर मैन ऑफ स्टील के बाद मूवी का सीक्वल मैन ऑफ टुमारो बनाना चाहते थे, जिसका मेन विलन ब्रेनियक होने वाला था, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी लीक हो चुके थे। पर वार्नर ब्रदर्स जल्द से जल्द बैटमैन और बाकी के जस्टिस लीग मेंबर को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। वार्नर ब्रदर्स जल्द से जल्द जस्टिस लीग मूवी बनाकर अवेंजर्स की तरह पैसे छापने चाहते थे। दी अवेंजर्स उस वक्त 1.2 बिलियन के साथ हाईएस्ट ग्रोसिंग सुपर हीरो मूवी बन चुकी थी और इसी चीज़ को वार्नर ब्रदर्स रेप्लिकेट करना चाहता था। और इसी वजह से जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाई और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की सेकंड मूवी के अंदर ही जस्टिस लीग के सारे कोर मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फैंस कई टाइम से बैटमैन और सुपरमैन को लाइव एक्शन एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहते थे और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई, जिसने 250 मिलियन के बजट पर 874 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए। डीसी की मूवी फाइनेंशियली तो सक्सेस हो रही थी, लेकिन हर मूवी के साथ डार्क टोन को क्रिटिसिज्म मिलता रहा। इस बार मार्था नाम की वजह से मूवी को बहुत माँ बहन सुननी पड़ी। फैंस ने इस सीन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर पता चला माँ बहन के पीछे असली हाथ तो वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव का था, जिन्होंने मूवी के ज़्यादा शो बढ़ाने के चक्कर में मूवी की 3 घंटे की लेंथ को 2.5 घंटे की कर दी। लोगों को मूवी ये इनकम्प्लीट सी फील हो रही थी। फिर मूवी के ब्लू रे के साथ मूवी का डायरेक्टर कट भी रिलीज हुआ। मूवी का डायरेक्टर कट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था कंपेयर टू थिएट्रिकल वर्जन। अगर वार्नर ब्रदर्स यहाँ छेड़छाड़ नहीं करता तो मूवी आराम से 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर देती। और वार्नर ब्रदर्स यही नहीं रुका, डीसीयू की नेक्स्ट मूवी सुसाइड स्क्वाड में भी इन्होंने छेड़छाड़ की। डीसी की मूवीज में जब जब जोकर ऑन स्क्रीन दिखा है ऑडियंस को हमेशा से पसंद आया है, लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जोकर ही था। लेकिन मूवी के डायरेक्टर डेविड आयर ने कहा मूवी की असली जान जैरेड लेटो का जोकर ही था। मूवी के टेस्ट स्क्रीन के दौरान वार्नर ब्रदर्स ने उनके सीन पूरी तरह से कट कर दिए और मूवी के साइड प्लॉट्स को भी कट कर दिया गया, जो कि मूवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन मूवी थिएटर में रिलीज होते ही इस बार भी हिट हो गई। इस बार मूवी का बजट था 175 मिलियन, जिसने 750 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। सुसाइड स्क्वाड हिट तो थी, लेकिन मूवी के साथ फिर से सेम क्रिटिसिज्म था। मूवी का डायरेक्टर का फैंस आज भी मांग रहे हैं। डीसीयू की नेक्स्ट रिलीज थी वंडर वुमन और वंडर वुमन फाइनेंशियली और क्रिटिकली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। इस बार मूवी क्रिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मूवी ने 150 मिलियन डॉलर के बजट पर 824 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वार्नर ब्रदर्स मार्वल से कम्पीट करने के चक्कर में डीसीयू को बहुत ज़्यादा रश कर रहा था। वार्नर ब्रदर्स ने फ्लैश और एक्वामैन जैसे कैरेक्टर पर सोलो मूवी की बजाय जस्टिस लीग को अनाउंस कर दिया। जस्टिस लीग मूवी के प्रोडक्शन के दौरान अनफॉर्चुनेटली जैक स्नाइडर की बेटी की डेथ हो गई और इसी वजह से जैक स्नाइडर को प्रोडक्शन से थोड़ा दूर होना पड़ा। अगर वार्नर ब्रदर्स चाहता तो मूवी को 6 मंथ या 1 साल के लिए डिले कर सकता था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स तो वार्नर ब्रदर्स है। उन्होंने मूवी का डायरेक्टर ही चेंज कर दिया। मूवी को डायरेक्ट करने के लिए जॉश विडन को लाया गया, जिन्होंने इससे पहले दी अवेंजर्स और एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसी मूवी को डायरेक्ट किया था। वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव मार्वल के तरीके को कॉपी करना चाहते थे। इसी वजह से मूवी को 70% शूट होने के बाद भी मूवी में अननेसेसरी ह्यूमर और लाइट टोन को ऐड किया गया। जैक स्नाइडर के विजन को हटाकर एक नई स्क्रिप्ट लिखी गई। मूवी के मेन विलन स्टेपनवुल्फ की डिजाइन को भी ज्यादा चेंज कर दिया गया और वीएफएक्स की बात ना ही करो तो ही ठीक है। जैक स्नाइडर मूवी में डार्क साइड को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, जो कि जस्टिस लीग 2 और 3 को सेटअप करती, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने 4 घंटे की मूवी को 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया और मूवी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। मूवी ने 350 मिलियन के बजट पर 667 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और इसी वजह से डीसी फैंस का भरोसा डीसी मूवीज के ऊपर से उठ गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम जस्टिस लीग मूवी देखी थी मैं तो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो गया था। आपको जस्टिस लीग कैसी लगी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट मूवी एक्वामैन रिलीज हुई, जो कि सरप्राइजिंगली मूवी अच्छी थी। ये मूवी डीसी की कम और मार्वल की ज्यादा लग रही थी। मूवी के अंडर वाटर सीन को बहुत ज्यादा प्रेज मिला और इस मूवी ने 180 मिलियन के बजट पर 1.1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब बताओ, डीसी की फर्स्ट 1 बिलियन क्रॉस होने वाली मूवी एक्वामैन की थी, ना कि सुपरमैन या बैटमैन की, और ना ही जस्टिस लीग। यहीं से पता चलता है वार्नर ब्रदर्स की प्लानिंग कितनी ज्यादा कमजोर थी। जैक स्नाइडर के पास डीसी को लेकर एक विजन था, जो कि कैरेक्टर को समझता था और उन हिसाब से स्टोरी को डेवलप करता था। एक्वामैन के बाद मूवी आई शेज़ैम और ये मूवी बहुत ही अच्छी थी और मूवी फनी कैरेक्टर्स के अराउंड थी। शेज़ैम ने 100 मिलियन डॉलर के बजट पर 367 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और ये मूवी भी सक्सेसफुल रही। और इसके बाद कोविड आ गया और इस टाइम पर डीसी की 2 मूवीज रिलीज हुई। पहली थी बर्ड्स ऑफ प्रे और सेकंड वंडर वुमन 1984। बर्ड्स ऑफ प्रे काफी एवरेज सी मूवी थी, जो कि हार्ली क्विन के कैरेक्टर पर फोकस करती थी।
और मूवी में हार्ली क्विन के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं था। और बात करूँ वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन 1984 को सेम डे ओटीटी और थिएटर दोनों जगह पर रिलीज किया गया। अब पता नहीं इस मूवी को बनाया ही क्यों गया था। मूवी फोकस करती है वंडर वुमन के एडवेंचर पर, जो कि एडवेंचर कम और ट्रॉमा ज्यादा फील होता है। क्रिटिक्स और ऑडियंस को दोनों ही मूवी पसंद नहीं आई और इसी टाइम पे फैंस भी स्नाइडर कट की मांग कर रहे थे। फैंस को पता था इतनी बेकार मूवी जैक स्नाइडर का विजन नहीं हो सकता और कट्टर जैक स्नाइडर फैंस ने ऑनलाइन पेटिशन शुरू कर दिया, #रिलीज द स्नाइडरवर्स, जिन पर 3 लाख से ज्यादा सिग्नेचर हो चुके थे। और पेंडेमिक के दौरान थिएटर ऑलमोस्ट क्लोज थे, सभी मूवीज को ओटीटी पर ही एंजॉय करते थे। और इसी टाइम पे डिज्नी ने डिज्नी प्लस स्टार्ट किया और वार्नर ब्रदर्स ने एचबीओ मैक्स को लॉन्च किया। अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को बूस्ट करने के लिए वार्नर ब्रदर्स ने जैक स्नाइडर को वापस बुलाया और अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा $70 मिलियन भी दिए। और 18 मार्च 2021 में जैक स्नाइडर कट रिलीज हुआ। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया। और अब 2021 में सुसाइड स्क्वाड मूवी का सीक्वल आया, जो कि सीक्वल कम और रिबूट ज्यादा लग रहा था। मूवी अच्छी थी पर मूवी कमाई नहीं कर सकी, क्योंकि इस मूवी को भी सेम डे रिलीज ओटीटी और थिएटर में मिला था। फिर आई मूवी ब्लैक एडम। लोग इस मूवी से ज्यादा इंटरेस्टेड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में थे, क्योंकि डिवाइन जॉनसन खुद ने इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को स्पॉइल किया था। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हेनरी कैविल का सुपरमैन हमें फिर से देखने वाला था, और जिसे देखकर फैंस थिएटर में चिल्ला उठे थे। और इस मूवी के साथ डीसीयू में द रॉक की एंट्री हुई थी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे कि डीसीयू की हायरार्की चेंज होने वाली है, पर घंटा कुछ नहीं हुआ और इस मूवी की हायरार्की चेंज हो गई। लेकिन फैंस हेनरी कैविल को एज सुपरमैन देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, और हेनरी कैविल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आके अनाउंस किया था कि अब से वो रिटर्न कर रहे हैं सुपरमैन की मूवी के लिए। और फैंस की होप डीसीयू के लिए बढ़ गई थी। लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने कहा ऐसे कैसे। वार्नर ब्रदर्स को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हेनरी कैविल को फायर कर दिया और उन्होंने बोला इट्स रिबूट टाइम। लेकिन इस बार उन्होंने प्रॉमिस किया कि इस बार एक प्रॉपर प्लान होगा और पूरे यूनिवर्स को कोई एक ही एग्जीक्यूटिव संभालेगा। और उन्होंने लाया जेम्स गन को एज डीसीयू का नया हेड। और उन्होंने बोला जो अब तक मूवीज आई है और जो आने वाली है उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। और इसी वजह से दी फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन का सीक्वल तीनों ही मूवी फ्लॉप हुई। और कोई क्यों ही देखे इन मूवीज को जब मूवी का कोई फ्यूचर ही नहीं। एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम इस यूनिवर्स की लास्ट मूवी थी और फाइनली 10 साल के बाद इस यूनिवर्स का एंड हो गया। लेकिन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल अब भी यही है कि ये यूनिवर्स फेल क्यों हुआ। लेकिन ये बताने से पहले मेरी ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करें। अब मेरे हिसाब से डीसीयू के फेल होने के 5 रीजंस है। सबसे पहला, प्रॉपर प्लान ना होना। जब जैक स्नाइडर ने इस यूनिवर्स की शुरुआत की थी तब उनके पास एक प्रॉपर प्लान था, उनके पास एक विजन था, लेकिन उस विजन पर वार्नर ब्रदर्स ने कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं दिखाया। बार बार मूवी के प्रोडक्शन के दौरान मूवी में चेंजेस करते रहे और कभी तो स्टूडियो डायरेक्टर को ही चेंज कर देता था। इसी वजह से डीसीयू की सारी मूवी डिफरेंट फील होती थी, ना कि एक कनेक्टेड यूनिवर्स का पार्ट। अगर एग्जांपल दूं तो मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वंडर वुमन, सुसाइड स्क्वाड और स्नाइडर कट एक यूनिवर्स का पार्ट लगते हैं, क्योंकि सारी स्टोरीज इंटरकनेक्टेड थी और विजन क्लियर था। लेकिन अगर आप एक्वामैन, शेज़म, बर्ड्स ऑफ प्रे, एक्वामैन का सीक्वल और शेज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड जैसी मूवीज बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं फील होती। और यही रीजन की वजह से जनरल ऑडियंस कभी भी डीसीयू की मूवीज से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। सेकेंड प्रॉब्लम था वार्नर ब्रदर्स। जब भी डीसी की मूवीज को कोई भी क्रिटिसिज्म मिलता था तब वार्नर ब्रदर्स प्लानिंग में चेंजेस करवाता था, जैसे मूवी में अननेसेसरी जोक्स को ऐड करना और उसके टोन को शिफ्ट करना। जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन पे लोगों का क्रिटिसिज्म मिला तो उन्होंने सुसाइड स्क्वाड मूवी का टोन ही चेंज करवा दिया। जस्टिस लीग पे ट्रस्ट नहीं था तो उन्होंने डायरेक्टर को ही चेंज कर दिया, और इसी शॉर्ट टर्म डिसीजन के चलते लॉन्ग टर्म प्लानिंग खत्म हो गई। तीसरा रीजन था पोटेंशियल को वेस्ट करना। डीसी के पास राइट्स और स्टोरीज की कमी नहीं थी, जैसे कि मार्वल के पास थी। डीसी के पास इनजस्टिस, क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ, लॉन्ग हॉलोवीन जैसी स्टोरी लाइन थी, जिसको यूज करके वार्नर ब्रदर्स आराम से एक अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्राफ्ट कर सकता था। लेकिन इसे बिल्ड करने की बजाय वार्नर ब्रदर्स ने इन्हें मार्वल के फॉर्मूला को कॉपी करने की कोशिश की और इसी चक्कर में कई सारी पोटेंशियल स्टोरीज को अवॉइड कर दिया। और चौथा, कंट्रोवर्सीज। डीसी के शुरुआत से ही इनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही थी, जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसे स्टोरी के दो कट होना, डायरेक्टर्स की स्टूडियो इंटरफेरेंस की कंप्लेंट्स और एक्टर्स की कंट्रोवर्सीज जैसे एम्बर हेड और एजरा मिलर। इनकी कंट्रोवर्सी तो गुफा में रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपी होगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, मार्वल को कॉपी करने की कोशिश करना। डीसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनके डार्क कैरेक्टर्स और उनकी डार्क स्टोरी टेलिंग, और वो मार्वल जैसा बिल्कुल नहीं था। इनके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डीप और मैच्योर थे, उनकी मूवीज अलग थी और उनका टोन भी बहुत ज्यादा डार्क और मार्वल से पूरी तरीके से डिफरेंट था। लेकिन धीरे धीरे मार्वल को कॉपी करने के चक्कर में डीसी ने अपनी खुद की आइडेंटिटी ही खो दी, और उसी वजह से ना तो उन्हें मार्वल की ऑडियंस मिली और ना ही डीसी की ऑडियंस। और जो डीसी मूवीज का फैन बेस था वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और शायद इसीलिए डीसी को मार्वल ने नहीं हराया बल्कि वार्नर ब्रदर्स और उनके एग्जीक्यूटिव ने ही हराया। तो ऐसे वार्नर ब्रदर्स ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारकर खुद का ही नुकसान कर दिया।
और अगर ऐसे ही रामायण और वाल्मीकि रामायण का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो, जाके जरूर देखिए। ऐसे ही मार्वल की डिटेल वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।